और इन तस्वीरों के बाद अब बात करते हैं अमृतपाल की तस्वीरों की। पुलिस की तरफ से अमृतपाल की 7 तस्वीरें जारी की गई और पुलिस को इस बात का शक है कि अमृतपाल कुछ इसी तरीके से अपना अलग अलग हुलिया बदलकर बचने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल भगोड़े अमृतपाल की धरपकड़ तेज हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 तस्वीरें पंजाब पुलिस की ओर से जारी की गई हैं। पुलिस को तलाश उस भगोड़े की है जो खुद खालिस्तान का पन्ने खास समझता है। पुलिस का मानना है कि अमृतपाल अपना हुलिया बदल रहा है। पुलिस की ओर से जारी तस्वीरों में आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल कुछ इसी तरह अपना लुक बदल सकता है। पंजाब पुलिस ने उस बाइक को बरामद कर लिया है जिस पर अमृतपाल भागा था। बाइक की बरामदगी जालंधर से 45 किलोमीटर दूर तारपुर इलाके में हुई। बाइक नहर किनारे लावारिस हालत में खड़ी थी। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने अमृतपाल की तलाश तेज कर दी है। पंजाब पुलिस लगातार एक्शन में है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां चल रही हैं। कई समर्थकों को हिरासत में लिया जा चुका है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ब्रेजा गाड़ी में अमृतपाल जिसमें भागा था, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। इसके साथ ही अमृतपाल को भागने में मदद वालों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार अलर्ट है ताकि भगोड़ा जल्द ही गिरफ्त में हो। इधर अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस आज अमृतपाल के घर पहुंची। परिजनों से घंटे भर से ज्यादा तक पूछताछ की, कई सवाल किए गए। वहीं सोर्सेस के हवाले से खबर यह भी है कि अमृतपाल और उनके समर्थकों की लिस्ट पंजाब पुलिस एनआईए को सौंप चुकी है। खुद को खालिस्तान का झंडा बरदार बताने वाले अमृतपाल सिंह और उसके गैंग पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। पुलिस ने अमृतपाल के समर्थकों को और साथ रहने वालों की लिस्ट तैयार की है। सूत्रों की माने तो वो लिस्ट एनआईए को सौंप दी है। अमृतपाल ने 1 साल के भीतर अपना गैंग तैयार किया था। वो सबसे ज्यादा भरोसा अपने चाचा और अपनी पत्नी पर करता था। चाचा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और उसकी एनआरआई पत्नी भी पुलिस के निशाने पर है। 2022 में अमृतपाल के आने के बाद 256 ड्रोन गतिविधियां हुई, जिससे साफ साफ कहा जा सकता है कि अमृतसर के नजदीक ही जब अमृतपाल का घर है तो वहां पर हथियार और ड्रग्स ड्रोन से आती थी। ये भारत 24 ने जब अमृतपाल की माता जी से बात की थी तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि हमारी छत पर एक ड्रोन मंडराता था। बुजुर्ग औरत है, उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रोन क्यों मंडराता है। उन्होंने मीडिया के सामने इस बात का खुलासा तो कर दिया कि हमारी छत पर अक्सर एक ड्रोन मंडराता था, लेकिन खुफिया एजेंसियां अब ये बता रही हैं कि वो ड्रोन ड्रग्स और हथियार लेकर आता था। उसी ड्रग्स और हथियार के बदौलत ही अमृतपाल को आगे से फंडिंग मिलती थी और अमृतपाल उनका पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर अमृतपाल एक तरह की नशा बढ़ाने की और नशा सप्लाई करने की दुकान चला रहा था। पुलिस अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर रही है। अमृतपाल सिंह ने इसी साल फरवरी में किरणदीप कौर से शादी की थी। अमृतपाल सिंह ने इसी साल फरवरी में किरणदीप कौर से शादी की थी। किरणदीप का परिवार मूल रूप से जालंधर के कुलारा गांव का रहने वाला है। कुछ समय पहले परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। एजेंसियां पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते थे और किन लोगों ने दोनों परिवारों का आपस में संपर्क करवाया। इन बातों का भी पता लगाया जा रहा है। दुबई से भारत आने से पहले अमृतपाल जकार्ता क्यों गया था? अमृतपाल ने शादी वाले दिन लास्ट टाइम पर शादी की लोकेशन क्यों चेंज की और शादी साधारण तरीके से क्यों की गई? इन सब की जानकारी पुलिस तलाश रही है। आज पंजाब पुलिस अमृतपाल के घर पहुंची, जहां करीब अमृतपाल के परिजनों से 1 घंटे तक पूछताछ हुई। अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर एनआरआई है। वो बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, ऑपरेशन था बड़ा, फिर कहां गया भगोड़ा? कहा यह जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है।
अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने का काम अमृतपाल की पत्नी यानी कि किरणदीप कौर ने किया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह दुबई में ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। इसी दौरान वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन आईएसआई के संपर्क में भी आया। आईएसआई भारत में आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करना चाहती थी। इसके लिए ऐसे व्यक्ति पर दांव खेलना चाहती थी जो भिंडरावाले की तरह ही युवाओं पर पकड़ बना सके। इसके लिए आईएसआई ने बब्बर खालसा ग्रुप से बात की और सूत्रों के अनुसार अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने की जिम्मेदारी किरणदीप कौर को मिली। खुफिया एजेंसियों की माने तो किरणदीप ने 100 दिन तक अमृतपाल को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद अमृतपाल की पूरी काया पलट गई। कभी कभार गुरुद्वारे जाने वाला व्यक्ति लोगों को गुरुवाणी का ज्ञान देने लगा। आम आदमी की तरह शर्ट पहनने वाला अमृतपाल सिख धर्म का संत कहलाने लगा। बब्बर खालसा ग्रुप ने अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने की जिम्मेदारी दी किरणदीप कौर को। जी, अब किरणदीप कौर खालसा ग्रुप के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रेनर मानी जाती है। कहा जाता है कि खालसा ग्रुप में जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें ट्रेनिंग का काम किरणदीप कौर करती हैं। इसी दौरान किरणदीप कौर ने 102 दिनों तक अमृतपाल को ट्रेनिंग दी। अमृतपाल जो कभी गुरुद्वारे नहीं गया था, बहुत कम कभी कभार गुरुद्वारे जाता था, उसे सिख धर्म के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। किरणदीप कौर ने उसे सिख धर्म की कुछ मेन बातों का ज्ञान करवाया। उसे रट्टू तोते की तरह वो सब बातें रटवा दी कि अब जहां भी जाएंगे इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये लाइनें आप बोलेंगे। इन सब बातों के चलते ही किरणदीप ने अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने की तरफ प्रमोट करना शुरू कर दिया। खुफिया एजेंसियों की माने तो अमृतपाल की पत्नी किरणदीप ने ही उसे संत अमृतपाल बनाया। अमृतपाल जो भाषण देता उसकी स्क्रिप्ट किरणदीप लिखती। धीरे धीरे अमृतपाल जनता को फेस करने और भाषण देने में एक्सपर्ट हो गया। सूत्रों का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान ही किरणदीप कौर और अमृतपाल सिंह में नजदीकियां बढ़ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों में फैसला हुआ कि किरणदीप कौर इंडिया आकर सादे समारोह में अमृतपाल से शादी करेगी, जो इस बात का संदेश होगा कि सिख धर्म दिखावे को परमिशन नहीं देता। अमृतपाल के पारिवारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के बाद भी किरणदीप कौर अमृतपाल के परिवार से अधिक मतलब नहीं रखती थी। उसका मतलब केवल अमृतपाल सिंह तक ही होता था। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल अपनी पत्नी को अपनी मां से बहुत कम बात करने देता था। गांव वालों की माने तो अमृतपाल की पत्नी 1-2 बार जब भी गांव वालों के सामने आई थी तो अपने परिवार के साथ ऐसे घुल मिलकर बातें करती थी कि वो एक बहुत अच्छी पत्नी है, लेकिन घर के अंदर किसी से भी बात नहीं करती थी, बल्कि वो सारा दिन लैपटॉप पर काम करती रहती थी। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि किरणदीप कौर कई घंटे तक व्हाट्सएप पर फोन करती रहती थी। अठारह मार्च को अमृतपाल पुलिस के सामने फरार हुआ। बीते रोज कोर्ट ने भी पुलिस वालों को इसे लेकर फटकार लगाई। एक बार फिर अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। 18 मार्च को अमृतसर ग्रामीण जिले के तहत आने वाले खिलचियन पर पुलिस नाका लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल अपने साथियों के साथ मर्सिडीज कार से आ रहा था। इस दौरान उसके साथ 3 गाड़ियों का काफिला था। खिलचियन पोस्ट पर लगाए गए नाके पर अमृतपाल के काफिले को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन उसका काफिला पुलिस नाका तोड़कर फरार हो गया। शनिवार दोपहर 11:27 पर अमृतपाल को उसकी मर्सिडीज से भागता देखा गया। इसके 8 मिनट के भीतर ही अमृतपाल मर्सिडीज छोड़कर ब्रेजा कार में सवार हुआ। इसके 21 मिनट बाद दोपहर 11:56 पर अमृतपाल एक बाइक पर नजर आया। दावा है कि बाइक से भागने के दौरान 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर फिर से अमृतपाल फरार होता देखा गया। अमृतपाल का आईएसआई कनेक्शन बार-बार सामने आ रहा है। अमृतपाल के भागने में आईएसआई मदद कर रही है। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में था। हरविंदर सिंह रिंदा अमृतपाल को फंडिंग भी उपलब्ध करवाता था। सूत्रों के अनुसार आईएसआई के आदेश पर ही आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा द्वारा अमृतपाल को मदद की जा रही है। फिलहाल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने में जुटी पंजाब पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अमृतपाल के 154 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो अभी तक फरार है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है।
सवाल यह है कि आखिर अमृतपाल पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है इतनी कोशिशों के बावजूद। अमृतपाल को पकड़ने के लिए प्लान 15 दिन पहले ही तैयार किया गया था, बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। ऐसे में कुछ सवाल उठने लाजमी हैं और जाहिर बात है कि पंजाब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इस ऑपरेशन अमृतपाल में शामिल थे। पुलिस को अमृतपाल की गाड़ियां मिली लेकिन वो नहीं। सवाल यह है कि क्या पंजाब पुलिस में कोई भेदिया है? क्या पंजाब पुलिस के ऑपरेशन की जानकारी लीक कर दी गई थी? अमृतपाल को पकड़ने के लिए 7 जिलों की पुलिस टीम तैयार की गई थी, यानी 50 से ज्यादा पुलिस गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। पुलिस ने नाका भी लगाया, उसे रोकने की कोशिश भी की, उसे दौड़ाया भी, उसका पीछा भी किया। उसके बावजूद अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। सवाल उठता है कि क्या अमृतपाल को अंदाजा लग गया था कि पुलिस इस बार उसके पीछे नहीं बल्कि उसे पकड़ने वाली है। 23 फरवरी को अजनाला पुलिस थाने पर जो हमला हुआ था, अमृतपाल के समर्थक तलवार लाठी डंडों के साथ पुलिस पर हमला करते हैं। पुलिस अमृतपाल के आगे सरेंडर कर देती है और रिहाई की उसके साथी की मांग को मान भी लेती है। इसके तकरीबन 1 महीने बाद यानी कि 18 मार्च को पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन हाथ खाली रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब पुलिस का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी का एक्शन दिखाना था। अमृतपाल के पीछे पुलिस की दर्जनों गाड़ियां लगी थी और वो खुद 3 गाड़ियों में सामने से आया अपने साथियों के साथ। फिर 3 गाड़ी बदलकर भी वो भाग गया। ये सब तब हुआ जब इंटरनेट बंद था, यानी कि मैसेज भेजे नहीं जा सकते थे। सिर्फ वॉकी टॉकी से कनेक्शन बनाकर अमृतपाल भाग खड़ा हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमृतपाल का सूचना तंत्र पुलिस के सूचना तंत्र से ज्यादा बड़ा और मजबूत है? शनिवार से शुरू हुए पंजाब पुलिस के इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के 100 से ज्यादा समर्थकों को पकड़ने का दावा किया। उसके चाचा से लेकर ड्राइवर तक को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब पुलिस को अंदाजा नहीं था कि वो किन करीबियों के पास भागने की हालत में पहुंच सकता है? पुलिस की दर्जनों गाड़ियां अमृतपाल के पीछे थी, फिर भी उसने वो सब किया जो एक अपराधी शायद उस दौरान उस मोमेंट में सोच भी नहीं सकता। पहले मर्सिडीज, फिर ब्रेजा, फिर मोटरसाइकिल से वो पुलिस की नजरों से भाग गया, पुलिस को चकमा दे दिया। इतना ही नहीं, उसने कपड़े भी बदले, हथियार भी छोड़ दिए, खाना भी खाया और ये सब उसने तब किया जब पंजाब पुलिस, वो भी बड़ी संख्या में, उसके पीछे थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमृतपाल ने अपने फरार होने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी ऐसी नौबत आने पर? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अमृतपाल अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि काफी विवादों के बाद दिल्ली सरकार का बजट पेश हो चुका है और बजट पेश होने के बाद केजरीवाल ने इसे शानदार बजट भी बताया। कई ऐलान किए गए, कई दावे भी किए गए। केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वो यमुना में स्नान करेंगे। दिल्ली का बजट पेश हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बजट को शानदार बजट बताया। कैलाश गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो बहुत शानदार बजट है। केजरीवाल ने दावा किया कि इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। केजरीवाल ने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाऊंगा। इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है, हर तबके के लिए, गरीब, अमीर, आदमी, औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। इससे पहले दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए बुधवार को विधानसभा में राज्य का 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2022 से 2023 के लिए राज्य के बजट का आकार 75,800 करोड़ रुपए और इससे पहले के वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अलावा शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने स्पीच की शुरुआत में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया। मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। जब श्री राम वनवास गए थे
और भारत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पे रख के उन्होंने काम किया। उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के विकास के कई दावे किए। एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में 16,575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों और टीचर्स को नए टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें हर सरकारी स्कूल को 20 नए कंप्यूटर दिए जाने, स्कूल में अब फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाई जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 3500 करोड़ रुपए, 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक, 2 साल में कूड़े के 3 पहाड़ साफ करने जैसे कई बड़े ऐलान शामिल हैं। सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए बजट अप्रूव नहीं हो सका था। गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य से लगातार पर्दा उठ रहा है और अब इसी कड़ी में माफिया को लेकर एक नया खुलासा हुआ। पुलिस की रेड में हथियारों का जखीरा और करीब 74 लाख रुपए बरामद हुए थे, लेकिन अब जांच में यह पता चला है कि अतीक का यह दफ्तर ऐशो आराम से लेकर अपराधों का गवाह भी रहा है। जांच में पता चला कि अतीक अहमद चकिया स्थित अपने 3 मंजिला दफ्तर में बैठकर दरबार सजाता था। यहाँ पर न वो केवल बैठकर जनता की फरियाद सुनता था, बल्कि यहाँ से वो हुक्म भी देता था। अतीक अहमद को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने आदेश की नाफरमानी करने वाले लोगों को सबक भी सिखाता था। अतीक अहमद के दफ्तर में ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद रहती थी। पहली मंजिल पर अतीक के कार्यालय में एक कमरे में मुजरा भी होता था। यहाँ पर 3 तरफ से बैठने के लिए गद्दे लगाए गए हैं। इस कमरे में हुक्का पार्टी का दौर भी चलता था। सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थी, जिनका यहाँ पर डांस होता था। अतीक अहमद और उसका भाई पूर्व विधायक अशरफ मुजरा सुनने का भी शौकीन है। जानकार बताते हैं कि यहाँ पर मुजरे की महफिलें भी सजा करती थी। पड़ताल में पता चला है कि अतीक अहमद के दफ्तर की पहली मंजिल पर सैकड़ों फाइलें धूल भाग रही हैं। माफिया अतीक अहमद का रेलवे के स्क्रैप के कारोबार पर एक शर्त राज था। उसके रहते कोई दूसरा व्यक्ति स्क्रैप नहीं खरीद सकता था। अतीक अहमद के दफ्तर में चुनाव संबंधी कई कागजात मिले हैं। इसके अलावा अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ दर्ज मुकदमों की भी कई फाइलें इस दफ्तर में धूल भाग रही हैं। अतीक के इस दफ्तर में एक टॉर्चर रूम भी है। बताया जा रहा है कि इसी टॉर्चर रूम में उमेश पाल को 2006 में अपहरित कर लाया गया था। अतीक अहमद के कार्यालय में एक हिस्से में 2 मजार भी मौजूद हैं। ये मजार अतीक अहमद के रिश्तेदारों की बताई जा रही हैं। नवरात्रि के मौके पर सदन में छुट्टी के ऐलान पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया। बात हिंदू मुसलमान तक जा पहुंची और सभी त्योहारों में छुट्टी की मांग होने लगी। वैसे तो संसद हंगामे की वजह स्थगित चल रही है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर छुट्टी का ऐलान क्या हुआ, सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। इस छुट्टी को कुछ नेताओं ने ठीक नहीं माना। इसी लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी आता है। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम सांसदों ने इस पर ऐतराज जताया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ नवरात्र पर क्यों, हर त्योहार पर छुट्टी होनी चाहिए। अखिलेश के इस तर्क पर अभी तक बीजेपी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस पर आपत्ति जाहिर कर दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि इस तरह पर्व को लेकर सियासत ठीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, 3D है, डिस्टॉर्ट, डिफेम एंड डाइवर्ट। उन्होंने राहुल गांधी जी के बयानों को डिस्टॉर्ट किया, राहुल गांधी जी को डिफेम किया, बदनाम किया, और अभी डाइवर्ट करना चाहते हैं अडानी के मामले से। वैसे अखिलेश से पहले सपा नेता एसटी हसन और शफीकुर रहमान ने भी नवरात्रि के मौके पर सदन की छुट्टी पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक समुदाय को खुश करने के लिए ये सब किया गया है। सदन पहले से ही ठीक से नहीं चल पा रहा है, उस बीच इस तरह की छुट्टी की गई है। अब संसद की छुट्टी को लेकर जरूर बयानबाजी का दौर जारी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नवरात्रि के मौके पर 9 दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ रखा है। राज्य सरकार 75 जिलों को 1 लाख रुपए देने वाली है। इस कार्यक्रम को विपक्ष जरूर हिंदुत्व से जोड़ रहा है, लेकिन सरकार इसे सनातन धर्म का सम्मान मान रही है। और इन दिनों कानपुर के करौली बाबा खूब सुर्खियों में हैं। ये चमत्कार करने का दावा करते हैं,
चमत्कार से बिना दवा इलाज करने के लिए जाने जाते हैं और इसे ही देखने के लिए नोएडा के एक डॉक्टर ने चमत्कार दिखाने का चैलेंज किया तो उसकी खूब पिटाई की गई, जिसके बाद बाबा मुश्किल में फंस गए। ये कानपुर के बाबा हैं, जिनकी चर्चा आजकल हर गली, मोहल्ले और नुक्कड़ पर हो रही है। ये लोगों का बिना दवाई के इलाज करते हैं, भूत भगाते हैं, प्रेत को वश में करके डराते हैं। ओम शिव, इसको निकाल के सेवकाओं को खिला दीजिए। इसके बच्चे और सर्व स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार प्राण सब बाहर निकाल के सेवकाओं को खिला दीजिए। कहाँ घुसे बैठे। मानसिक बीमार लोगों के इलाज का भी दावा करते हैं, दिमाग में नई सेल्स बनाने का दावा करते हैं। ओम शिव बैलेंस बोलते ही 10 सेकंड में शरीर के अंगों का ट्रांसप्लांट करने का दावा करते हैं। दे दिया जाए। हाँ, कोई बात नहीं। आज तुम्हारा अंत है। इसको बाहर निकाल लीजिए, बाहर। ओम शिव, इसे माँ को खिला दिया जाए। संगार। लोगों की हाइट इंस्टेंट बढ़ाते हैं। आँख खोलिए। अब आप मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप लंबे हो गए हैं और वही स्मृति आपको लंबा करेगी। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि मैं लंबी हो रही हूँ। हाँ। अपने दरबार में खुलेआम चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन अब ये मुश्किल में फंस गए हैं। इन पर केस दर्ज हुआ है, यहाँ तक कि इनके आश्रम में भी पुलिस पहुंच गई है। चर्चा में आए नए बाबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो करौली सरकार के नाम से जाने जाते हैं। इनका असली नाम संतोष सिंह भदौरिया है, जो मूल रूप से उन्नाव के 12 सगवर गांव के रहने वाले हैं। पहले किसान यूनियन में रहकर सक्रिय राजनीति की। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के करीबी हो गए और उन्होंने इन्हें कोयला निगम का चेयरमैन तक बना दिया था। बाद में 2010 को आयुर्वेदाचार्य बने, फिर बाबा बन गए। 2012 में अपने बेटों के नाम पर करौली में लव कुश आश्रम बनाया, जिसके आसपास अब धीरे धीरे 100 बीघे की जमीन हो गई है। कानपुर के आसपास के जिलों में भी इनकी जमीन है। कानपुर के रेवा 3 के पास संतोष सिंह की आलीशान कोठी है, इसी में इनका परिवार रहता है। अब बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि इनकी साख खतरे में है, इन पर पुलिस एक्शन भी ले सकती है। हाँ, आप बोलते। दरअसल नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली सरकार आश्रम के महंत संतोष सिंह भदौरिया और उनके सेवादारों के खिलाफ एक बिदनू थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आश्रम में पहुंचकर उन्होंने बाबा के चमत्कार को चैलेंज किया था और कहा था कि उनके ऊपर कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना, जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल आत्मा निकाल दी? हाँ। उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा। हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी ठीक है, निकली। पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। ठीक, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे। इसी के बाद बाबा के इशारे पर आश्रम के सेवादारों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे उन्हें कई जगह गहरी चोट आई है। इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल, तलब पागल नहीं है। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो आश्रम का बताया जा रहा है। मारपीट वाले वीडियो में दिखाई दे रहा है कि FIR दर्ज कराने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी आश्रम के अंदर है।
उन्हें बाबा के चेलों ने घेर रखा है। दोनों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। वहीं पीछे से बाबा बोल रहे हैं कि इस पागल को बाहर निकालो, चल बाहर। ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को बाहर निकालो, चल बाहर पागल। पागल कहीं का। इसी के बाद बाबा के चेले डॉक्टर सिद्धार्थ को खींच ले जाते हैं और पीटते हुए बाहर निकाल देते हैं। अभी तुम्हारी बजाय तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को बाहर निकालो। उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा इसके पहले करौली सरकार से डॉक्टर सिद्धार्थ की बातचीत का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो बाबा को चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल आत्मा दिया। निकाल दी? हाँ। उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा। हाँ। इस चैलेंज देने और पीटने के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ को सिर में काफी चोट लगी है। अभी तुम्हारी बजाय तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को बाहर निकालो। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली बाबा, जो कुरिया चौकी अंतर्गत थाना बिदनूर के आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पुलिस आश्रम भी पहुंची। वहीं आरोपों को बाबा ने पूरी तरह नकार दिया और कहा कि ये व्यक्ति प्लान करके उनके पास भेजा गया था, जो दवा माफिया ने भेजा था। जो दरबार 22 साल से यहाँ बना हुआ है, कभी कोई एक भी घटना नहीं है, सिंगल घटना नहीं है, एक सिंगल एनसीआर नहीं हमारे थाने में। तो छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं तो है क्या? इसको बात नहीं। संतोष सिंह भदौरिया ने दावा किया कि वो शिव की शक्ति और तंत्र से लोगों का इलाज करते हैं। लोगों को ईश्वरीय इलाज कर पूरी तरीके से ठीक करते हैं और कोई भी साध्य रोग हो या असाध्य रोग, हर रोग का इलाज उनके पास है। नहीं कर पाए ठीक तो दरबार बंद, और ठीक कर दे तो दोबारा कह दो अपने मुंह में काली ठोक रहे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले। आगे उन्होंने कहा कि उनको और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है, जो सनातन विरोधियों और दवा माफियों का काम है। बाबा का दावा है कि कई देशों से भी उनके पास दरबार लगाने का ऑफर है। तो चमत्कार है या फिर अंधविश्वास? क्योंकि बाबा इलाज के ऐसे दावे करते हैं जिसके बारे में मेडिकल साइंस में कभी सोचा भी नहीं गया होगा। बाबा अपनी इसी कला से इतनी कमाई करते हैं कि उतनी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं करता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, नर्सिंग होम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तमाम गंदगी का सब आपके चले गए, आप सब स्वस्थ खड़े हो। बाबा इलाज के ऐसे दावे करते हैं कि मेडिकल साइंस भी सोच नहीं सकता है। ये बाबा सर्जरी के जनक कहे जाने वाले महर्षि सुश्रुत को आदेश देकर सिर्फ 10 सेकंड से भी कम समय में बड़े से बड़ा असाध्य रोग अपनी जगह पर बैठे बैठे ठीक करने का दावा करते हैं। क्लास हो गया, दौड़ेगा भी जी। अब दौड़ सकते हो तुम? हैं? हाँ, अब दौड़ सकता है।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। करौली बाबा किडनी से लेकर घुटनों और लिवर तक का ट्रांसप्लांट सिर्फ ओम शिव बैलेंस कहकर करते हैं। और जो हाल इसने बच्ची का कर रखा है तो वही हाल इसका कर दिया जाए, उल्टा। ओम शिव। न्यूरो में जिसकी दवा नहीं उसका भी करते हैं इलाज। कोई बात है, आंखें बंद कर जी। इस बच्चे को 7 हवन के पुण्य दे दिए जाए। ओम शिव दे दिया जाए। अपने इलाज के बारे में बाबा दावा करते हुए कहते हैं कि हर एक शरीर का सूक्ष्म शरीर होता है, इसमें वो अंगों का ट्रांसप्लांट करते हैं। सुश्रुत को अपनी चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से आदेश देते हैं कि व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में अंगों को ठीक कर दिया जाए। बाद में सूक्ष्म शरीर को व्यक्ति के शरीर से जोड़ दिया जाता है, इससे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि महर्षि सुश्रुत कौन है जिनको बाबा आज भी आदेश देते हैं। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत ने 2600 साल पहले डिलीवरी, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की मुश्किल सर्जरी को पूरा किया है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक 400 साल पहले ही सर्जरी के बारे में दुनिया को पता लगा था, लेकिन सुश्रुत ने कई हजार साल पहले इस काम को करके दिखा दिया था। कहते हैं सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वो उबाल कर प्रयोग करते थे। वापस आई स्मृति उसकी। आपकी मेहरबानी। हाँ, अब स्मृति आई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब ये चमत्कार है या फिर अंधविश्वास, लेकिन आश्रम में लगने वाली भीड़ से अकूत कमाई होती है। टोना टोटका करने वाले पगड़ी टोपी पहन के बैठे हैं जो। देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर, नर्सिंग होम संचालक, सर्जन, MBBS डॉक्टर एक दिन में कमाई नहीं कर पाते हैं जितना करौली सरकार बाबा चंद घंटों में कर लेते हैं, जिसकी बदौलत पर बाबा ने 14 एकड़ में अपना साम्राज्य बना रखा है। बाबा अकूत संपत्ति का मालिक है। बाबा का सुरक्षा घेरा देखकर लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा चलते हैं। आश्रम के गेट के अंदर घुसने से पहले बाईं तरफ रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहां सबसे पहले 100 रुपए की पर्ची कटानी होती है। इसके बाद 100 रुपए की 2 अर्जियां दोनों दरबार के लिए लगती हैं। किसी भी बीमारी या फिर बाधा को दूर करने के लिए 9 हवन करने ही होते हैं। ये हवन पूरे 9 दिन चलते हैं। इसके लिए 31,500 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अगर हवन ना भी कराया जाए तो आश्रम में घुसने पर आपको कम से कम 6600 रुपए तो खर्च करने ही होते हैं। आप 9 दिन तक आश्रम में रुकते हैं और खाना पीना करते हैं तो उसका खर्च किसी 5 स्टार होटल से कई गुना ज्यादा का आ जाएगा। जिन्हें जल्दी इलाज चाहिए वो इसके लिए VIP ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जो एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 1,51,000 रुपए लिए जाते हैं। 4 लोग हैं जी। अच्छा बेटा, आंखें बंद करो। ओम। आश्रम इतना भव्य है कि इसमें हर आधुनिक सुविधा है। ये किसी 5 स्टार होटल की तरह है। करौली बाबा के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। दरबार बंद करा लीजिए मुझे। बाबा चारों तरफ से बाउंसर से घिरे रहते हैं। पूरा आश्रम CCTV कैमरे से लैस है। बाबा का आश्रम इतना बड़ा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दावा किया जाता है कि बाबा के आश्रम में हर दिन करीब 50,000 लोग देश के कोने कोने से और विदेश से आते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो एक भक्त को कम से कम 6600 रुपए तो किसी न किसी तरीके से देने ही होते हैं। तो हर दिन की कमाई करोड़ों की है। परिवार सुखी रहे, उससे संसार में बड़ी कोई चीज नहीं। ठीक है, धन से नहीं सुखी होता व्यक्ति, समझदारी से सुखी होता है। बाबा लोगों का इलाज कैसे करते हैं, इसके पीछे चमत्कार है, विज्ञान है या कुछ और, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि कानपुर के करौली वाले बाबा की कमाई तो करोड़ों में है, जितना कोई बिजनेसमैन भी नहीं कमा पाता। आप वहाँ लग रहा था मारे घुस के, हमको मारे घुस के।
लग रहा था आपके पहले आपको नहीं, जो गुजर के मौलाना के पास गया था उन लोगों ने सब ऐसा ही किया। वही आपको वहां से लग रहा था घुस के में आ जाए, उछल के आ जाए, कुछ के मारने लगे। और पूरे विवाद पर करौली सरकार ने भारत 24 से खास बातचीत की। उन्होंने आरोपों पर क्या कहा, आप भी सुनिए। पुलिस में मुकदमे दर्ज हो गए और लगातार जिस तरीके से मामला 24 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को लेकर के आक्षेप किए जा रहे हैं और मानहानि की जा रही है हमारी। ये बिल्कुल पक्का है, ये दिख रहा है सब। मानहानि, छवि गिराने की कोशिश, दरबार को नीचा दिखाने की कोशिश, सनातन धर्म को डैमेज करने की कोशिश, ये बराबर जारी है। और ये इस तरह के आधारहीन तथ्यहीन मामले जो मेरे ऊपर लगाए हैं, उसकी पुलिस जांच कर रही है और गंभीरता से जांच कर रही है। मेरे बयान दर्ज किए गए हैं, सभी के बयान दर्ज हो रहे हैं। आप वीडियोज़ देखे होंगे, कहीं वीडियोज़ में ना तो मैंने उसको कोई मारपीट की है, ना गाली गलौज किया है, ना कोई धक्का मुक्की की है। मेरे से थैंक यू करके चले गए। एक आखिरी सवाल, क्या अब आपका अगला कदम जिस तरीके से लगातार जो हो रहा है, इसको लेकर आपका आखिरी जवाब क्या होगा? हमारी तरफ से क्षमा है, कुछ नहीं। तो आपने देखा, ये थे करौली सरकार, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। अगर आश्रम में जिस तरह की मारपीट हुई है, निश्चित तौर पर जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उसको वो नहीं रोक रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ जो लोग होते हैं उनका वैदिक साइंस के जरिए जो है यहाँ पर उनका इलाज होता है, किसी तरह का चमत्कार ना होने का उन्होंने कहीं ना कहीं दावा किया है। कानपुर से पुनीत शुक्ला के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24। और इसी रिपोर्ट के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।